दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोविड-19 के कारण लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए थे और लगभग 1.5 लाख बच्चों ने अपने कम से कम एक पेरेंट्स को खो दिया था। ऐसे बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन बच्चों को जो ऑर्फन्स हो गए थे, उस समय अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को आरटीई राइट टू एजुकेशन का जो 25% वाला कोटा है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए या डिसएडवांटेजियस ग्रुप के लिए रखा जाता है, उनको रिजर्वेशन मिलता है उसमें स्कूलों में। राइट टू एजुकेशन इज अबाउट स्कूल्स, तो उसमें उन ऑर्फन्स को भी शामिल किया जाए ताकि कम से कम उनका राइट टू एजुकेशन, दैट इज आर्टिकल 21A, तो कम से कम एंश्योर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्फन्स को लेकर के क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, उसके लेकर के क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ये था वो न्यूज आइटम दैट चाइल्ड इंक्लूडेड ऑर्फन चाइल्ड सुप्रीम कोर्ट अंडर द सर्वे टू फाइंड इफ ऑर्फन्स आर गिवन बेनिफिट अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्ट भी किया है, ठीक है, कि ऐसा आपको करना है। और यह भी बोला है कि जो आने वाली सेंसस है, दैट इज 2027 सेंसस, उसमें ऑर्फन्स एक अलग से कैटेगरी रखी जाए। अब बात आती है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जीएस पेपर 2 में आपके सिलेबस का पार्ट है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है, सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द दीज स्कीम्स। तो हमें जो बात करनी है, वल्नरेबल सेक्शंस में ऑर्फन्स भी आते हैं, अनाथ बच्चे भी आते हैं, इस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? पहला, सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट रूलिंग एक्सटेंड्स द डेफिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, उसमें टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ऑर्फन चिल्ड्रन ensuring their access to 25% of the quota in aided, unaided and special category school। मतलब वो 25% जो भी आरटीई के तहत रिजर्वेशन है उसमें उनको शामिल कर लिया जाए। एडिशनली द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंक्लूड अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ ऑर्फन्स इन 2007 सेंसस। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको आरटीई का दे देता हूं। आरटीई दैट इज राइट टू एजुकेशन। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वो एनफोर्स हो नहीं पा रहा था, तो उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके, ठीक है, और एज अ फंडामेंटल राइट दे दिया गया। ठीक है, तो ये रहा वो फंडामेंटल राइट, दैट इज आरटीई, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये दिया गया किसमें? आर्टिकल 21A में। इसके पहले यदि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होगी तो वो क्या होगी? उन्नी कृष्णन केस। उन्नी कृष्णन केस, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, ठीक है, संविधान में बदलाव करके इसको जोड़ दिया गया, और फिर इसको एनफोर्स करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में। अब ये तीन चीजों को कनेक्ट आप कीजिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद संविधान में बदलाव हुआ, और क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है वो सेल्फ एनफोर्सिएबल राइट नहीं है, उसको एनफोर्स करने के लिए किसी एक्ट की जरूरत पड़ती, तो वो एक्ट भी लाया गया ताकि उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। और वो क्या क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, इट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट नेबरहुड स्कूल टू द चिल्ड्रन 6 से 14 साल के बच्चे। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स, अब तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू हो गया है, तो ये ठीक है। सेकेंड, it was passed by the parliament in 2009. With the passage of the act, India became one of the 135 countries in the world that makes education is the fundamental right. The act also provide 25% reservation in private schools for the economically weaker section and disadvantaged group. समझ गए बात को? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप क्या होते हैं? तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है पेरेंट्स पेट्री प्रिंसिपल। अब पेरेंट्स पेट्री प्रिंसिपल क्या होता है कि जिसका कोई मालिक नहीं है या जिसका कोई गार्जियन नहीं है, उसका गार्जियन कौन बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा। ये
लगभग सारी डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता है. सो द कोर्ट एम्फेसाइज दैट द स्टेट मस्ट एक्ट एज अ लीगल गार्जियन पेरेंट्स पैट्रिए फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन इंश्योरिंग देयर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन इज प्रोटेक्टेड. और 25% कोटा तो आप सब जानते ही हैं. ठीक है, ये पेरेंट्स पैट्रिए स्टेट अंडर इट्स पेरेंट्स पैट्रिए जुरिस्डिक्शन मस्ट प्रोवाइड केयर फॉर मेंटली डिसेबल्ड एडल्ट्स एज वेल. तो बहुत बार ये पेरेंट्स पैट्रिए जो डॉक्ट्रिन है उसको इन्वोक किया गया है. आगे बढ़ने के पहले एक चीज बता देता हूं कि 11 अगस्त से लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है. आप ये प्राइस बढ़ेगा बाद में, तो आप अभी इसको SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज ये प्राइस फिर बढ़ जाएगा. लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच है जो कि 3 साल चलता है. और जिसको भी मुझसे फिलॉसफी पढ़ना है, जो फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, किसी चीज का कंफ्यूजन है ऑप्शनल को लेकर के और थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है फिलॉसफी में, देन यू कैन ज्वाइन फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल. ये भी 11 अगस्त से ही शुरू होने वाला है. यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड कैन ज्वाइन दिस बैच ऑन 15th ऑन ओनली 15,000 रुपीज. ठीक है, एक और चीज इसमें ये बता देता हूं कि ये जो बैच 11 अगस्त से स्टार्ट होगा ये अक्टूबर एंड तक आपका खत्म हो जाएगा. मतलब आपके पास GS पढ़ने के लिए भरपूर समय होगा. आप और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. और ऐसी PDF और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो UPSC से रिलेटेड होती है वो सब प्राप्त करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्फन्स. ठीक है, अब कुछ डेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार जब भी करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक आता है तो हम उसको इस तरीके से पढ़ लें कि हमारा मेंस की पूरी प्रिपरेशन हो जाए. करंट तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट होता है, बाकी उसका पीछे उसका फैक्ट फिगर्स सारे अच्छे से पढ़ते हैं. तो पहली चीज ये कि एस्टिमेशन क्या है. यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 25 to 30 मिलियन ऑर्फन्स आर इन इंडिया, हाईएस्ट ग्लोबली, कंप्राइजिंग 4% ऑफ द पॉपुलेशन. बहुत बड़ी बात है ये. नो ऑफिशियल नेशन वाइड काउंट एग्जिस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ डेडिकेटेड सेंसस कैटेगरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2027 से हमें एक डेडिकेटेड कैटेगरी चाहिए. तीसरी चीज, कोविड-19 का इंपैक्ट. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऐसे बोलते हैं कि 3,621 बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए, जिन्होंने दोनों अपने माँ बाप दोनों को खो दिया. 274 बच्चे अबेंडेंड हो गए और 30,000 बच्चों ने कम से कम अपने एक या तो माता या पिता को खो दिया. लेकिन वही डेटा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ और आता है, जहां पे 1,42,000 बच्चों ने अपने किसी एक माता या पिता को खो दिया और 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने दोनों माँ बाप को खो दिया. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है. इसके बाद ऑर्फनेज एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. तो इंडिया में उनकी संख्या कितनी है, कितने बच्चों को इंस्टीट्यूशनल केयर मिलती है, क्योंकि पेरेंट्स पैट्रिए का प्रिंसिपल है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसा बोलती है कि इंडिया में 9,579 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है विथ 90% नॉन गवर्नमेंटल है. ओनली 3,70,000 ऑर्फन्स, जो कि सिर्फ 1.2% ऑफ द टोटल रेसाइड इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. ओनली 1.2% ऑफ द टोटल रेसाइड इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल केयर के बाहर हैं. और यही नहीं यार, ये बहुत मतलब शर्मनाक बात है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भी जो बच्चे रहते हैं, जिनकी संख्या भी कम है, उनके साथ यार कुछ ऐसा हो जाता है. आप सब लोगों ने सुना होगा, ये न्यूज में भी देखा होगा. चाइल्ड केयर होम डायरेक्टर अरेस्टेड फॉर रेपिंग कोलकाता गर्ल फॉर 10 years. यही नहीं, देखते जाइए आप. CBI रजिस्टर्ड FIR इन मुजफ्फरपुर चिल्ड्रन होम रेप केस. ये बहुत बड़ा केस था जिसमें बहुत सारे लीडर्स भी शामिल थे. ठीक है, तो आप ऑर्फन्स के साथ में ये भी हो रहा है, रोहतक रेप विक्टिम इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. तो ऐसे एक इंसिडेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है. तो पहली चीज तो ये कि ऑर्फन्स की संख्या ज्यादा है. 29 मिलियन जो ऑर्फन्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल केयर से बाहर हैं, और जो हैं उनके साथ में भी ऐसा होता है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है. दैट इज वाई दे आर वल्नरेबल. ठीक है, अडॉप्शन स्कीम क्या है. ओनली 0.9% ऑफ द ऑर्फन्स, ठीक है, आर लीगली अडॉप्टेबल ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन एंड लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन नॉन गवर्नमेंटल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड अडॉप्शन एजेंसी. अडॉप्शन एजेंसी होती है कारा, इसके और
जो नॉन गवर्नमेंटल हैं उनके बीच में कोई लिंकेज भी नहीं है, और बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत है। ट्रैफिकिंग भी होती है, वो एक बहुत बड़ा इशू है, और स्पेशली द गर्ल्स चाइल्ड हु आर ऑर्फन, उनकी तो ट्रैफिकिंग हो ही जाएगी, और वो बच भी जाती हैं तो फिर उनके साथ ये होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शेमफुल है ना। अब आते हैं कि हमने स्टैटिस्टिक्स देख लिए, फिर आते हैं लीगल प्रोविजंस पे। तो लीगल प्रोविजंस कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहां पर ऑर्फन्स को डिफाइन किया गया है एज ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स और विलिंग एंड कैपेबल ऑफ लीगल और नेचुरल गार्जियन। ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल केयर, चाहे वो चाइल्ड केयर होम्स हो, ऑर्फनेजेस हो, या नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर्स हो। ठीक है, उसे कहा जाता है ऑर्फन। तो ऑर्फन की डेफिनेशन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दी हुई है। पहली चीज, एन ऑर्फन चाइल्ड फाउंड ऑन द स्ट्रीट कैन बी प्लेस्ड इन ए चिल्ड्रंस होम अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड कारा रेगुलेट्स देयर अडॉप्शन। ठीक है, 2021 अमेंडमेंट ने क्या किया है कि कारा से वो चीज शिफ्ट कर दी है अब कलेक्टर पे या मजिस्ट्रेट पे। तो ये वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। आज के टॉपिक डिस्कशन नहीं है, आज का टॉपिक है ऑर्फन। उनको लेकर के एक और एक्ट है, ऑर्फनेज एंड अदर चैरिटेबल होम एक्ट 1960, which mandates state government to establish board of control to supervise and regulate orphanages and child care institution। जब हर एक स्टेट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो उनको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, तो इतने बड़े केसेस कहां से आ गए? मुजफ्फरपुर वाला केस आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ट्रस्ट में, आप एक बार उसको पढ़िए, पूरी स्टोरी के तह तक जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन किया गया वहां पर। ठीक है, रिक्वायर्स ऑर्फनेज टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, एक ये चीज हो गई। इसके बाद आता है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, पोक्सो आप सब लोग जानते हैं, एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये तो सारे उनके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम्स हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज कारा। अडॉप्शन को लेकर के किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी आप कारा की जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इट इज अ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर अगेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू फाइंड अफेक्शनेट एंड केयरिंग फैमिली। It's first to ensure that no Indian children is given to inter-country adoption without him or her having been considered by Indian families residing in India। लेकिन इंडिया में ही इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, और बात सही भी है, होना भी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं? ये तो हो गए लीगल प्रोविजंस। अब ये कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, लाइक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का बाल स्वराज पोर्टल है, जहां पर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो उनके लिए एक ये भी है, बाल स्वराज पोर्टल आप बता सकते हैं। और इसके अलावा पीएम केयर फंड से भी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आप वही सारे प्रोविजंस बता सकते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21A, है ना। डीपीएसपीज में कुछ प्रोविजंस आप बता सकते हैं, वेलफेयर वाले। तो ओवरऑल आपके पास में सफिशिएंट मटेरियल है कि इस पे यदि कोई सा क्वेश्चन आता है, नाउ यू कैन आंसर, ठीक है, इन अ बेटर मैनर, क्योंकि आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपके पास लीगल प्रोविजंस हैं, आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कि बाल स्वराज। तो आई होप कि इस डिस्कशन की बाद आप जो भी वल्नरेबल सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा ऑर्फन्स से रिलेटेड, वो आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, और आप कुछ सजेशन देना चाहें गवर्नमेंट को तो mygovernment.in वाला जो ऐप है उस पे आप दे भी सकते हैं कि ऑर्फन्स के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।